हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने आइडियल ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, ट्रांसफार्मर ऑन लोड सभी डिस्कस किया था। पर वहाँ हम लोग ये लेकर चले थे कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ट्रांसफार्मर की कोर में कोई लीकेज रिएक्टेंस नहीं है। तो इस तरह से हम उनको एक तरह आइडियल ट्रांसफार्मर भी कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर अब हम लोग मूव कर रहे हैं एक्चुअल ट्रांसफार्मर की ओर, जहाँ पर ऐसा कोई ट्रांसफार्मर संभव नहीं है जिसकी वाइंडिंग में कोई रेजिस्टेंस ना हो और जिसकी कोर में कोई लीकेज फ्लक्स ना हो। तो रेजिस्टेंस कंसीडर करने से और लीकेज फ्लक्स की वजह से ट्रांसफार्मर में क्या चेंजेज आते हैं वो हमें डिस्कस करना है। उसके बाद हमें चूँकि ट्रांसफार्मर के विभिन्न लोड पे, ट्रांसफार्मर की डिफरेंट लोड्स पे हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। इसके लिए हमें ट्रांसफार्मर का कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम डिस्कस करना होगा, जिसकी सहायता से हमें क्या वोल्टेज इक्वेशंस बनेगी। इन इक्वेशंस की हेल्प से हमें आगे फेजर डायग्राम ड्रॉ करना। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर को नो लोड कंडीशन में और ट्रांसफार्मर को लोड कंडीशन में डिस्कस किया था, लेकिन वो एक ऐसी कंडीशन थी जहां पर हमने ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कोई भी लॉस कंसीडर नहीं किया था। और इसी तरह से ट्रांसफार्मर की कोर में जो फ्लक्स होता है वहाँ हम लोगों ने मैग्नेटिक लीकेज या लीकेज रिएक्टेंस को हम लोगों ने इग्नोर किया था। इस वीडियो में हम लोग एक एक्चुअल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, जहाँ पर एक्चुअल ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंसेस होते हैं और एक्चुअल ट्रांसफार्मर का हम लोग फुल लोड फेजर डायग्राम भी डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंडीशंस में। फेजर डायग्राम पर मूव करने से पहले हम लोग कुछ फैक्ट्स डिस्कस करना चाहेंगे कि जो एक्चुअल ट्रांसफार्मर होता है, एक्चुअल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, हम ये एक ट्रांसफार्मर हम लोगों ने लिया है जो लोडेड कंडीशन में है, जहाँ लोड कनेक्ट है और लोड कनेक्ट के केस में यहाँ पर I2 करंट फ्लो हो रही है और प्राइमरी में I1 करंट फ्लो हो रही है। अभी तक हम लोगों ने जो भी ट्रांसफार्मर डिस्कस किया है वहाँ पर वाइंडिंग में हमने ये माना था कि जो वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस 0 है। बट एक्चुअल जो ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ ऐसा कोई भी ट्रांसफार्मर बनाना संभव नहीं है जहाँ पर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0 हो। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, चाहे वो प्राइमरी वाइंडिंग हो या सेकेंडरी वाइंडिंग है, उसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस होना ही होना है। तो एक्चुअल ट्रांसफार्मर, इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग है फाइनाइट रेजिस्टेंस। अगर हम मानते हैं कि प्राइमरी रेजिस्टेंस R1 है और सेकेंडरी रेजिस्टेंस R2 है, अभी हम केवल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि लीकेज रिएक्टेंस 0 है। तो जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1 और R2 होगा, तो अगर यहाँ पर हमने लोड कनेक्ट किया है तो EMF यहाँ पर जो प्रोड्यूस होता है E2, उसमें चूँकि वाइंडिंग का, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे जो एक्चुअली होगा ही होगा। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2 है तो इक्वेशन बनेगी दैट जो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज जो आपको मिलेगा, यहाँ पे जो आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलने वाला है, ये टर्मिनल वोल्टेज आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ हमारा E1 होगा EMF और यहाँ होगा E2 EMF। तो अगर यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे तो जो इक्वेशन बनेगी दैट टर्मिनल वोल्टेज V2 विल बी E2 माइनस दिस ड्रॉप I2 R2। V2 इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप इन सेकेंडरी वाइंडिंग इज I2 R2, क्योंकि यहाँ पे वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2 है तो यहाँ पर I2 R2 वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर मैग्नेटिक लीकेज को हमने निग्लिजिबल माना है तो ये इक्वेशन सेकेंडरी की बनेगी। इसी तरह जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया था, वोल्टेज अप्लाई करने पे यहाँ पे एक काउंटर EMF होता है। वोल्टेज की पोलैरिटी अगर ये है प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर एक काउंटर वोल्टेज होगा, यहाँ पर पोलैरिटी होगी प्लस माइनस, तो काउंटर EMF होगा -E1, दैट विल बी V1 माइनस I1 R1, क्योंकि प्राइमरी का रेजिस्टेंस यहाँ पर R1 हमने कंसीडर किया है। प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2। तो एक्चुअल ट्रांसफार्मर में जब हम वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो वोल्टेज इक्वेशन ये होंगी। लेकिन अब अगर हम फर्दर डिस्कशन करते हैं तो अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्सेस, जितने भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं ट्रांसफार्मर में, उसका डिस्कशन करें एक्चुअल ट्रांसफार्मर के केस में, तो जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं I1 करंट फ्लो होती है,
फुल लोड के केस में I1 करंट यहाँ होगी, I2 करंट यहाँ होगी। उस केस में जो ये फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स का वो पार्ट जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से लिंक होगा, उसको हम कहते हैं यूजफुल फ्लक्स या म्यूचुअल फ्लक्स और मेन फ्लक्स। जो फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों से लिंक होता है उसको हम कहते हैं यूजफुल फ्लक्स या म्यूचुअल फ्लक्स या मेन फ्लक्स। अब यहां पर क्या होता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का केस हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, एक्चुअल ट्रांसफार्मर का केस। तो प्रैक्टिकली जो फ्लक्स, जब वोल्टेज V1 अप्लाई किया है, N1 यहां पर टर्न है, N1 I1 एम्पियर टर्न से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो सारा का सारा फ्लक्स, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में तो हम ये मानते हैं कि विदाउट एनी करंट सारा का सारा फ्लक्स यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। बस प्रैक्टिकली एक्चुअल ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसका कुछ न कुछ पार्ट एयर से होके भी जाता है, कुछ न कुछ पार्ट एयर से भी होके जाता है, जिसको हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स, प्राइमरी लीकेज फ्लक्स। अगर हम नो लोड की बात करें कि हमने लोड कनेक्ट नहीं किया है, जब हम लोड नहीं कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, यहाँ पर एक स्मॉल करंट IGO करंट, जिसको हम नो लोड करंट कहते हैं, वो फ्लो करती है, जिसकी करंट जब वहाँ I1 फ्लो नहीं होगी, I0 करंट फ्लो होगी। वो I0 करंट की वैल्यू जो होगी वो फुल लोड प्राइमरी करंट की 3 से 5% होगी। तो उस वक्त जब ये नो लोड के कंडीशन में होगा तब लीकेज फ्लक्स होगा, तब भी लीकेज फ्लक्स होगा, बट एट नो लोड दैट लीकेज फ्लक्स L1 की वैल्यू निग्लिजिबल होगी। तो नो लोड के केस में हम लीकेज फ्लक्स को जीरो मान सकते हैं। तो नो लोड के लीकेज फ्लक्स जो होगा प्राइमरी में होगा, सेकेंडरी में नहीं होगा, क्योंकि सेकेंडरी में तो करंट ही नहीं फ्लो हो रही है। प्राइमरी में जो करंट फ्लो हो रही है बहुत स्मॉल अमाउंट की फ्लो हो रही है, तो उस केस में हम इसको जीरो मान के चलते हैं। लेकिन जैसे ही लोड कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमने लोड कनेक्ट किया तो यहाँ पर I2 करंट बन हुई। जब I2 करंट यहाँ फ्लो होना स्टार्ट हुई तो यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन N2 I2 एम्पियर टर्न एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जो वो तो सारी डिटेल हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन N2 I2 एम्पियर टर्न के कारण जो फ्लक्स होगा प्रोड्यूस, उसके कारण एक फ्लक्स वैसा भी होगा जो एयर के थ्रू होके जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स। और जब यहाँ पे I2 करंट के कारण जब यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो इसके कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो केवल यहाँ पर होगा लीकेज फ्लक्स, उसके कारण लीकेज फ्लक्स केवल यहाँ होगा। और I2 प्रोड्यूस होने के कारण यहाँ करंट I2 बढ़ जाती है, इसके कारण जब I2 बढ़ गई वहाँ पे उसके कारण प्राइमरी करंट बढ़ जाने के कारण यहाँ पे भी एक लीकेज फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो लीकेज I2 के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पे इसके लीकेज फ्लक्स है, वो इससे लिंक नहीं है। सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स प्राइमरी से लिंक नहीं है और प्राइमरी लीकेज फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक नहीं है। तो ये जो लीकेज फ्लक्स है प्राइमरी वाला और सेकेंडरी वाला, ये एक दूसरे, ये जो फ्लक्स हैं वो एनर्जी ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एनर्जी ट्रांसफर के लिए वही फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल है जो दोनों से लिंक है, जो दोनों से लिंक है वो पार्ट जिसको हम मेन फ्लक्स या यूज, इसीलिए इसको हम यूजफुल फ्लक्स कहते हैं। यूजफुल फ्लक्स वही फ्लक्स होता है जो एनर्जी ट्रांसफर के लिए यूज होता है। बाकी फ्लक्स जो प्राइमरी करंट के कारण जो लीकेज फ्लक्स है वो यहाँ है, प्राइमरी करंट के कारण प्राइमरी में ही प्रोड्यूस होगा, वो वहाँ नहीं होगा। और सेकेंडरी के कारण सेकेंडरी में ही प्रोड्यूस होगा, वो प्राइमरी में नहीं होगा। तो प्राइमरी लीकेज फ्लक्स और सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स, ये जो फ्लक्स हैं वो लीकेज फ्लक्स हैं जो एनर्जी ट्रांसफर में काम नहीं आते हैं। ये एक तरह से लॉस है। ये L1 प्राइमरी साइड का लीकेज फ्लक्स है, L2 सेकेंडरी साइड का लीकेज फ्लक्स है। प्राइमरी साइड की अगर बात करें तो ये जो प्राइमरी साइड का लीकेज फ्लक्स है वो प्राइमरी करंट के प्रोपोर्शनल होगा। ये लीकेज फ्लक्स के कारण भी एक सेल्फ इंड्यूस EMF EL1 प्रोड्यूस होगा। वो EL1 की वैल्यू होगी 2πf L1 इंटू I1, जहां पे L1 है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, तो जो
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, लीकेज फ्लक्स के कारण भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो जो आपने लाइन वोल्टेज अप्लाई किया है, द कंपोनेंट ऑफ लाइन वोल्टेज दैट बैलेंस दिस ईएमएफ, जो इस ईएमएफ को बैलेंस करेगा, इट विल बी I1 X1, दैट विल बी I1 X1। मेरा मतलब क्या है कि जो लीकेज फ्लक्स है, जो लीकेज फ्लक्स है वो यूजफुल फ्लक्स नहीं है, तो लीकेज फ्लक्स के कारण भी एक लीकेज ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसके कारण, तो लीकेज फ्लक्स के कारण कुछ ड्रॉप भी होगा, कुछ लॉसेस भी होंगे। तो जो वोल्टेज अप्लाई किया है, जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो उन लॉसेस में भी कुछ ड्रॉप भी होगा लॉसेस के कारण, और बचा हुआ आपका ईएमएफ यहां पे E1 प्रोड्यूस होगा। तो जो कंपोनेंट ऑफ लाइन वोल्टेज, जो लाइन वोल्टेज का वो कंपोनेंट जो इस ईएमएफ को बैलेंस करता है, दैट इज I1 X1। तो अभी क्या होगा, आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना होगा। इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए कि हुआ क्या है, यहाँ रेजिस्टेंस भी है, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये जो लॉस होगा, जो कि वाइंडिंग होगी, वाइंडिंग अगर होगी, वाइंडिंग रेजिस्टेंस होगा, जब वाइंडिंग रेजिस्टेंस होगा तो उसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो लीकेज के कारण, लीकेज फ्लक्स के कारण जो ड्रॉप होगा, उसको हम भी रिप्रेजेंट करेंगे एक रिएक्टेंस से। फ्लक्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण यहाँ पे भी एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये L1 इज इक्वल टू 2πf L1 I1। और प्राइमरी वाइंडिंग का जो रिएक्टेंस होगा, जैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हम रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे और इस लॉस को हम एक रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट रिएक्टेंस विल बी X1 इक्वल टू EL1 अपॉन I1, यानी 2πf L1 एक रिएक्टेंस से। तो जब हम इसका अभी सर्किट जब एक्सटेंड करेंगे, तो जब कंप्लीट सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे यहाँ पर एक्चुअल ट्रांसफार्मर का, तो जैसे हमने अभी तक डिस्कशन किया था, यहाँ पे हमने कोई ड्रॉप नहीं शो किया था। अब चूंकि वाइंडिंग में रेजिस्टेंस भी है और ये इस लीकेज फ्लक्स के कारण लीकेज रिएक्टेंस भी है, तो उसमें हम रेजिस्टेंस को भी शो करेंगे और रिएक्टेंस को भी शो करेंगे। प्राइमरी वाइंडिंग में हम X1 से शो करेंगे, जिस तरह से X1 इक्वल टू EL1 अपॉन I1 इक्वल टू 2πf L1 है, उसी तरह सेकेंडरी साइड में भी X2 होगा एंड X2 इक्वल टू जैसे phi L2 जो सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स है, सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स के कारण जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उसके कारण जो हम रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्टेंस को, दैट विल बी EL2 अपॉन सेकेंडरी साइड का करंट I2, दैट विल बी 2πf L2। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि जब हम एक्चुअल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो प्राइमरी वाइंडिंग में चूंकि रेजिस्टेंस प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में होगा, तो प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को यहाँ शो करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को यहाँ शो करते हैं। और चूंकि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में लीकेज फ्लक्स है, जो कि एक तरह से लॉस हो जाता है, वो हमारा एनर्जी ट्रांसफर में काम नहीं आता है, तो उसको भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए प्राइमरी साइड में एक रिएक्टेंस X1 से और सेकेंडरी साइड में एक रिएक्टेंस X2 से शो करते हैं। तो इसका जब हम आगे एक्सटेंड करेंगे डायग्राम, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हमारा एक्चुअल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट डायग्राम है। यहाँ पर हम लोगों ने वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों ही कंसीडर किए हैं। अभी तक जो भी डिस्कशन हम लोग करते थे पहले, वहाँ हम ये पोर्शन छोड़ देते थे, इसको हम निगलेक्ट मान लेते थे। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और एक्चुअल ट्रांसफार्मर के केस में वाइंडिंग रेजिस्टेंस को शो किया है हम लोगों ने R1 से, और लीकेज फ्लक्स के कारण जो ड्रॉप होता था उसको शो किया है हम लोगों ने रिएक्टेंस से। प्राइमरी वाइंडिंग के केस में रेजिस्टेंस R1, रिएक्टेंस X1, और सेकेंडरी वाइंडिंग के केस में रेजिस्टेंस R2 और रिएक्टेंस X2। तो जब हम लोड कनेक्ट करेंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी I2, प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी I1, जिसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग में रजिस्टिव ड्रॉप होगा I1 R1 और यहाँ पर ड्रॉप होगा I1 X1। इसी तरह से सेकेंडरी में रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप होगा I2 R2 और यहाँ पर ड्रॉप होगा I2 X2।
अगर हम इम्पीडेंस की बात करें तो प्राइमरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस होगा Z1 और सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस होगा Z2। अब अगर हम Z1 Z2 की इक्वेशन लिखें देन Z1 विल बी इक्वल टू ये सीरीज में है, बट जब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो आगे जैसे जैसे हम फेजर डायग्राम की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ पे अलजेब्रिक सम है, कहाँ पे हमारा फेजर सम है। तो ये रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस है, तो Z1 की वैल्यू होगी R1 प्लस JX1 R1 प्लस JX1 का मतलब क्या हुआ, J 90 डिग्री ऑपरेटर है, इंडक्टेंस में जो करंट होगी 90 डिग्री फेज शिफ्ट में होगी। इसी तरह Z2 जो होगा Z2 विल बी इक्वल टू R2 प्लस JX2। ये इन दोनों का फेजर सम होगा, इम्पीडेंस जो होगा रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का फेजर सम होगा। तो यहाँ पर देखा कि वोल्टेज भी अप्लाई किया, इतना ड्रॉप हुआ, इवन हुआ। तो यहाँ पर दोनों की जब इक्वेशन लिखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी की इक्वेशन आएगी हमारी E2 इक्वल टू, या V2 लिखो या E2 लिखो, तो अगर हम लिखेंगे V2 दैट V2 इक्वल टू E2 माइनस I2 Z2, V2 इक्वल टू E2 माइनस I2 Z2। यहाँ हम लिख सकते हैं E2 माइनस I2, इसको लिख देंगे R2 प्लस JX2। ये इक्वेशन हमारी फेजर डायग्राम में काम आने वाली है। यहाँ हम लिखेंगे E2 माइनस I2 R2 माइनस I2 X2। ये सेकेंडरी की इक्वेशन बनेगी हमें। अभी हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसी तरह V1 अप्लाई किया, यहाँ पे काउंटर EMF प्रोड्यूस होता है, तो प्राइमरी की इक्वेशन होगी, क्योंकि ये काउंटर EMF है तो इसको हम लिखेंगे माइनस E1 इक्वल टू V1 माइनस I1 Z1, या माइनस E1 इज इक्वल टू V1 माइनस I1 R1 प्लस JX1, या V1 माइनस I1 R1 माइनस JI1 X1। इन इक्वेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इन इक्वेशंस का यूज हमें होगा। अब क्या करने वाले हैं हम, कंप्लीट सर्किट डायग्राम, कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने जा रहे हैं, जहाँ पर चूंकि आपको पता है कि जब यहाँ पर लोड नहीं होता है तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करती है वो I0 होती है। जब यहाँ पर हम लोड कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर I2 होती है, और यहाँ पे क्या होती है, I2 डैश होती है, और I1 की वैल्यू जो होती है वो ये होती है I0 प्लस I2 डैश, और I0 की वैल्यू जो होती है वो होती है IW प्लस I म्यू। तो ये सारी चीज़ें जब डिटेल में हमें दिखाना है तो हमारा बनेगा, ये कोर को हम हटा देंगे और हम यहाँ पर कंप्लीट सर्किट डायग्राम, ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उसकी सहायता से ही हम आगे फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं कि ये हमारा एक्चुअल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर सभी क्वांटिटीज़ को शो किया गया है, जिसमें बहुत सारा पार्ट आप पहले समझ चुके हैं। तो इसको डिटेल में समझते हैं कि जितनी भी क्वांटिटीज़ यहाँ पर शो किए जा रही हैं फेजर डायग्राम में, आपको हर क्वांटिटी को शो करना है, उसको डायरेक्शन के साथ। तो हम अगर V1 से चलते हैं, हर
जो भी पैरामीटर्स हैं उनको समझते हैं कि वो क्या है। V1 हमारा प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज है, जब हम वोल्टेज सप्लाई जो भी देते हैं वो V1 है, प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज। प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज देने पर हमारी लोड कंडीशन में, जब हमारा ट्रांसफार्मर लोडेड है, यहाँ पे हमने लोड लगा रखा है, लोड, तो प्राइमरी करंट I1 फ्लो करती है। तो I1 हमारी हो गई प्राइमरी करंट। रेजिस्टेंस हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, या हम कह सकते हैं इसको रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। X1 हमारा प्राइमरी रिएक्टेंस है। I0 नो लोड प्राइमरी करंट, जब हम लोड नहीं कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करती है, उस वक्त हमारा तो केवल एक करंट नो लोड करंट फ्लो करती है। I0 हमारी नो लोड प्राइमरी करंट है। नो लोड प्राइमरी करंट हमारी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इसके दो काम होते हैं। तो नो लोड प्राइमरी करंट जो I0 है वो IW और Imu में डिवाइड हो जाती है। IW हमारा कोर लॉस कंपोनेंट है I0 का, Imu हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। ये जैसा कि हम लोग नो लोड ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम भी इसका देख चुके हैं। तो Imu हमारा हुआ मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, IW को कोर लॉस कंपोनेंट, या हम इसको वर्किंग कंपोनेंट या वाटफुल कंपोनेंट कुछ भी कह देते हैं। Imu को हम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट या रिएक्टिव कंपोनेंट भी बोल देते हैं। I2 डैश हमारा है कंपोनेंट ऑफ I1 टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ फाई I2 डैश। हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके थे कि जब हम लोड कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर I2 जब कनेक्ट करते हैं तो I2 डैश प्रोड्यूस होती है। I2 डैश बिल्कुल डिपेंडेंट रहती है I2 पर। R0 हमारा कोर लॉस रेजिस्टेंस, X0 मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, E1 है हमारा प्राइमरी इंड्यूस EMF। सेकेंडरी साइड में अगर हम जाएंगे तो N2 सेकेंडरी टर्न, हमने प्राइमरी टर्न और सेकेंडरी टर्न शो नहीं किए हैं। N1 ये प्राइमरी टर्न होंगे, N2 यहाँ पर सेकेंडरी टर्न होंगे। N1 हो गए हमारे प्राइमरी टर्न, N2 हो गया हमारा सेकेंडरी टर्न। E1 है हमारा प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF, E2 हो गया हमारा सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF। इसके बाद R2 हो गया हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। जैसे R1 है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, R2 है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। X2 सेकेंडरी रिएक्टेंस, I2 सेकेंडरी करंट, V2 टर्मिनल वोल्टेज। तो ये इतने सारे कंपोनेंट हैं, ये हमारा कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। इसी सर्किट डायग्राम की हेल्प से हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फेजर डायग्राम अचानक यूं ही ड्रॉ कर देना पॉसिबल नहीं है। फेजर डायग्राम डिपेंड करेगा कि हमारा लोड का नेचर क्या है, और फेजर डायग्राम के लिए आपको वोल्टेज इक्वेशन भी पता होना चाहिए, और फेजर डायग्राम के लिए कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। इक्विवेलेंट सर्किट से कुछ इक्वेशंस भी हमें मिलती हैं कि जैसे अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में EMF इंड्यूस हुआ है, और जब हमने लोड कनेक्ट किया है, लोड कनेक्ट करने से यहाँ पे I2 करंट फ्लो हुई है, और I2 करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पर I2 R2 और यहाँ पे I2 X2 ये दो ड्रॉप हुए हैं। तो यहाँ अगर सेकेंडरी साइड का अगर हम वोल्टेज इक्वेशन लिखेंगे तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज इक्वेशन हो जाएगा V2 इक्वल टू E2 माइनस ड्रॉप। कहाँ कहाँ ड्रॉप हो रहा है? I2 R2 माइनस, अब देखिए यहाँ पर इम्पीडेंस है Z, और यहाँ पर जब ड्रॉप लिखेंगे, चूँकि हम फेजर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ डायरेक्शन भी लेके चलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा JI2 X2। इसको हम ये भी लिख सकते थे पहले, V2 इक्वल टू E2 माइनस I2, और जो भी इम्पीडेंस हो
जो भी इम्पीडेंस हो। तो यहाँ इम्पीडेंस Z2 अगर हम मान लें, अगर हम यहाँ पर Z2 मान लें, ये अगर इम्पीडेंस टोटल Z2, तो यहाँ पर Z2 की वैल्यू हो जाएगी Z2 विल बी इक्वल टू R2 प्लस JX2, R2 प्लस JX2। कई बुक्स में यहाँ पे यहीं पे शो कर देते हैं, यहाँ पे R2 होता है और यहाँ पे वो कर देते हैं JX2। यहाँ पे R1 हुआ, यहाँ पे शो कर दिया JX1, यहाँ भी शो कर सकते हैं हम। तो यहाँ से डायरेक्शन अपने आप आ जाती है। अदरवाइज यहाँ नहीं शो करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो V2 इक्वल टू E2, दोनों सही है, माइनस I2, Z2 की वैल्यू यहाँ से हो गई R2 प्लस JX2। यहाँ से ये इक्वेशन आपकी फॉर्म हो जाती है। V2 इक्वल टू E2 माइनस I2 R2 माइनस J इंटू I2 X2। ये हमें इक्वेशन लेना पड़ेगा और इस इक्वेशन की हेल्प से हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसी तरह सेकेंडरी में देखिए क्या है, सेकेंडरी में वोल्टेज अप्लाई किया आपने V1। सेकेंडरी में जैसे यहाँ पे इम्पीडेंस है आपका Z2, यहाँ पे आपका इम्पीडेंस है Z1। यहाँ पे आपका होगा Z1 इक्वल टू R1 प्लस JX1, R1 प्लस JX1। तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज आपने अप्लाई किया, ये यहाँ पे काउंटर EMF प्रोड्यूस हुआ है, ये काउंटर EMF प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पैरेलल वोल्टेज है, यहाँ भी, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज सब इक्वल होगा। तो इस साइड में अगर हम इक्वेशन लगाते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ I1 है, यहाँ पे ये ब्रेक हो गई है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज यहाँ है वही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस E1 इक्वल टू काउंटर EMF माइनस E1 इक्वल टू V1 माइनस I1 इंटू Z1, या V1 हो गया V1 इक्वल टू माइनस E1 प्लस I1 Z1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो माइनस E1 प्लस I1 Z1 की वैल्यू R1 प्लस JX1। तो ये हो गया V1 इक्वल टू माइनस E1 प्लस I1 R1 प्लस JI1 X1। ये जो दोनों इक्वेशन आई हैं, ये दोनों इक्वेशन, एक ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये आपके लिए बहुत हेल्प करेंगी ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाने में किसी भी लोड पे। अब I1 की अगर हम बात करें, तो I1 यहाँ पर ये भी आपको देखना पड़ेगा कि I1 क्या है। I1 की वैल्यू दो पार्ट में, I1 इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश। ये अभी आपको समझना होगा, ये सारी चीज़ मैं डिटेल एनालिसिस ये इसलिए समझा रहा हूँ कि ये जब आप समझोगे तभी आप वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप फेजर डायग्राम समझ पाओगे कि इस फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। क्योंकि फेजर डायग्राम में हम एक तरफ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, V2 से चलेंगे, कोई भी। देखिए पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि फेजर डायग्राम जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो किस लोड के लिए ड्रॉ कर रहे हो। फेजर डायग्राम 3 लोड के लिए अलग अलग ड्रॉ होगा, पहले ही भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। योर लोड कैन बी, क्योंकि लोड किसी भी नेचर का हो सकता है। लोड आपका हो सकता है रेजिस्टिव नेचर का, इंडक्टिव नेचर का और कैपेसिटिव नेचर का। लोड आपका इंडक्टिव रेजिस्टिव नेचर का हो सकता है, प्योर रेजिस्टिव नेचर का, प्योर इंडक्टिव नेचर का, प्योर कैपेसिटिव नेचर का।
हम ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो V2 से स्टार्ट करेंगे, वोल्टेज से स्टार्ट करेंगे और चलते 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 V1 तक आ जाएंगे। V2 से स्टार्ट करेंगे, V1 पे आ जाएंगे। तो आपको इन्हीं से हेल्प लेना पड़ेगा। वोल्टेज V2 आप ड्रॉ करोगे, V2 ड्रॉ करोगे, फिर आप कहाँ से लाओगे, E2 कहाँ से लाओगे, कैसे लाओगे, यहाँ से देखोगे क्या है, E2 इक्वल टू क्या है, V2 प्लस I2 R2। यहीं से इक्वेशन बन जाएगी। आप यहीं से अगर आप इक्वेशन फिर से निकालना चाहो, यहाँ से इस इक्वेशन से आपको मिल जाएगा E2 इक्वल टू V2 प्लस I2 R2 प्लस J I2 X2। ये इक्वेशन यहीं से आ गई। तो क्या करोगे आप, पहले V2 ड्रॉ करोगे, पहले आप V2 ड्रॉ करोगे, कोई भी रेफरेंस ले लिया, V2 ड्रॉ किया, फिर क्या करोगे, उसमें I2 R2 ऐड करोगे। I2 R2 ऐड करने के लिए आपको I2 ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो I2 कहाँ से ड्रॉ करोगे, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो लोड है वो रेजिस्टिव है कि इंडक्टिव है कि कैपेसिटिव है। रेजिस्टिव लोड होगा तो I2 इसी के फेज में होगा, इंडक्टिव लोड होगा तो I2 जो होगी वो लग करेगी, कैपेसिटिव लोड होगा तो I2 जो होगी वो V2 से लीड करेगी। तो इससे आपकी I2 की डायरेक्शन मिलेगी। जब I2 की डायरेक्शन मिल जाएगी तो उसी I2 डायरेक्शन में आपको I2 R2 ड्रॉप मिलेगा, क्योंकि फेजर डायग्राम का मतलब हर क्वांटिटी का आपको डायरेक्शन लेके चलना है। पहले I2 की डायरेक्शन शो करोगे, इन फेज है कि लैगिंग है कि लीडिंग है, वो डिपेंड करेगा कि आपका लोड कैसा है। फिर उसमें I2 की डायरेक्शन निकालने के बाद इस V2 में उसी डायरेक्शन में I2 R2 ड्रॉ करोगे। फिर J I2 X2, J है आपका, J ऑपरेटर क्या करता है, 90 डिग्री प्लस J का मतलब क्या होता है, क्योंकि J ऑपरेटर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। J ऑपरेटर में अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो इसको प्लस J कहते हैं। तो आप I2 R2 ड्रॉ करोगे, फिर J I2 X2 ड्रॉ करोगे, जो आएगा उसको ऐड कर दोगे। जब ऐड कर दोगे तो E2 मिल जाएगा। जब E2 मिल जाएगा तो फिर आप देखोगे कि E2 मिलने के बाद फिर आपको देखना पड़ेगा I0 कहाँ है, I2 डैश कहाँ है। E2 मिल जाएगा तो E2 से आपको फाई, जब आप चलो पुराना जाओ, आप EMF इक्वेशन जब ड्रॉ की थी तभी हमने देखा था कि जो फ्लक्स था, फ्लक्स से आपको E1, जब EMF इक्वेशन ड्रॉ किया था तो E1 और E2 फ्लक्स से 90 डिग्री लैग कर रहे थे। तो वहाँ से आपको E2 मिल की डायरेक्शन मिलेगी, E2 की डायरेक्शन से फ्लक्स मिलेगा, फ्लक्स से आपको बाकी डायरेक्शन मिलेगी, I0 मिलेगा, है ना, I0 मिलेगा। फिर I2 डैश कहाँ से मिलेगा, आप पहले देख चुके हो कि I2 के कारण I2 डैश प्रोड्यूस होता है और I2 डैश की वैल्यू होती है, आपने प्रूफ किया था KI2, लेकिन वहाँ पर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता था, तो इसलिए कह सकते हो I2 डैश इक्वल टू माइनस KI2। और यहाँ पे K की वैल्यू क्या थी, K की वैल्यू थी N2 अपॉन N1, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये सारे के सारे डिटेल कंसेप्ट हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, सारा का सारा पिछले वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि ट्रांसफार्मर के टर्न क्या है, या आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उस हिसाब से आपकी K की वैल्यू होगी, K की वैल्यू 1 होगी कि लेस देन 1 होगी कि ग्रेटर देन 1 होगी। उससे आपकी I2 डैश का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा कि मैग्नीट्यूड कितना है। I2 डैश ड्रॉ करोगे, पहले I2 डैश जब आ जाएगा तब आप I1 निकालोगे। जब I1 आ जाएगा तब फिर आप I1 जब आ जाएगा तो माइनस E1 में I1 R1 ऐड करोगे, फिर J I1 X1 ऐड करोगे, तब V1 आएगा। तो ये सारा प्रोसीजर है, इतने सारे एनालिसिस मैंने इसलिए बताई, इन सभी का यूज होने वाला है। और ये जो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, 2 इक्वेशन, तीसरी कंसेप्ट ये सारे इक्वेशंस का यूज होने वाला है फेजर डायग्राम में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्योर रेजिस्टिव लोड पर, रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड पर, रेजिस्टिव कैपेसिटिव लोड पर, तीनों केस में कंप्लीट फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।